तो मैंने एमएलए साहब से बात की, डॉक्टर बशीर वीरी से। मैंने कहा साहब अभी क्या बिल ला रहे हैं? तो मैंने कहा आप कहाँ हैं जी? कहती मैं सेक्रेटरीट में था। मैंने कहा आप कहाँ हैं? कहते मैं कहीं बाहर हूँ। तो मैंने कहा आप सेक्रेटरीट आ जाइए। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 10%, वो कौन लोग हैं? जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीए की, तो आरबीए में ज़्यादा लोग कौन हैं? जनरल कैटेगरी के हैं। अगर हम बात करते हैं ST2 की, जिसमें उन्होंने एथनिक ग्रुप जो हैं 4 इंक्लूड किए हैं, जिसमें गदा ब्राह्मण है, कोली है, तेली है और पहाड़ी है, कुछ इस तरह करके है, वो लोग कौन? बहुजन समाज के लोग जो कश्मीर में नौकरियां कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से वहाँ पर हैं। देखिए पहले ऐसा है कि पहले जो लोग सफरर हैं, जो विक्टिम है इस चीज़ के, वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो आप चले जाइए उन लोगों के पास, आप मिल लीजिए उन लोगों को, कश्मीरी पंडितों की वापसी की। हाँ, कश्मीर गाँव में किसी एरिया में बैठा दिया तो वो तो एज गुड एज हम, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया, बाहर जाना नहीं रहता है, इस तरह से है। तो मुझे लगता है वो भी इस तरह के हालात नहीं हुए। आप भी देखिए अभी मिलिटेंसी कहते ख़त्म हो गई, 2 हुर्रियत ग्रुप करने से मिलिटेंसी ख़त्म हो गई क्या? रिटायर्ड DIG और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हमारे साथ हैं, अशोक अत्री साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संसार सिंह साहब, थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप हैं इस वक्त, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के बहुजन समाज में गुस्सा है। वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण एक ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक MLA वीरी साहब, वो एक प्राइवेट बिल लेकर के आते हैं जो चर्चा चल रही है, और लोगों का ये कहना है कि वो SC ST OBC के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी टीम खामोश है। ये एक चर्चा जो चल रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बहुजन समाज के उन मुद्दों को टच करते हैं और लोग आपके पास आते हैं वो मुद्दे लेकर के, आप कैसे देख रहे हैं? ये कहानी है क्या? देखिए ऐसा है, मैं बड़े मुख्तसर में आपके इस सवाल का जवाब दूंगा मैं। पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे को लेकर, इस इशू के ऊपर जहाँ तक मेरा सवाल है जी, और बहुजन समाज से होने का और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होने का, मैंने इस मुद्दे के ऊपर जो है अलग अलग लेवल्स के ऊपर बात की है। और शुरू में मैं ये कहूँगा कि जब ये सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ कि साहब एक हमारे डॉक्टर बशीर वीरी साहब हैं, जो कि MLA हैं बिजबिहारा से, उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि साहब वो प्रपोज कर रहे हैं कि साहब उसमें जो SC ST की जो रिजर्वेशन है उसको कम किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि साहब 10% वाले को आप 6% लेंगे, जो ST2 है उसका 7% लेगी, 8% लेगी, और शेड्यूल कास्ट का 8 से 4% लेगी। जी, मेरे भी नोट्स पे जब ये बात आई तो मैंने MLA साहब से बात की, डॉक्टर बशीर वीरी से। मैंने कहा साहब अभी क्या बिल ला रहे हैं, और ये जो वायरल हो रही है आपका ये जो बिल, उस पर इस तरह से है क्या वो दुरुस्त है? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम किसी की कैटेगरी की रिजर्वेशन कम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप कहाँ हैं जी? कहती मैं सेक्रेटरीट में था। मैंने कहा आप कहाँ हैं? कहते मैं कहीं बाहर हूँ। तो मैंने कहा आप सेक्रेटरीट आ जाइए। सेक्रेटरीट आने के बाद जो मेरे साथ कुछ साथी थे डेपुटेशन के शक्ल में, 20-25 लोग थे हम। तो मैंने वीरी साहब को कहा जो आप बात मुझे कह रहे हैं, और वहाँ मीडिया वाले भी थे, और मैंने कहा आप ये बात मीडिया पे कहिए, और मीडिया पे इसलिए कहना है ताकि ये जो एक गलत फहमी है जो है, ये एक मैसेज जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमारे समाज में जा रहा है, और ST और SC दोनों में जा रहा है, OBC में जा रहा है, उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। फिर उन्होंने मीडिया के ऊपर बैठ दी थी। लेकिन वो बिल लाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? कुछ बात, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ऐसा होना ये ठीक नहीं लग रहा। देखिए ऐसा है, मुझे ये जो लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ा सा शोर उठा इस जनरल रिजर्वेशन के ऊपर, उनको ये लगा कि जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन बहुत कम हो गई है और बाकी कैटेगरीज की रिजर्वेशन ज़्यादा है। एक तो उनको थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि सच्चाई क्या है। शायद उसका मेरे मैं ये मानता हूँ कि उनको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है जी। और मेरे ख्वाहिश भी थी कि जो इस तरह का जो उन्होंने कश्मीर में यूथ का एक प्रोटेस्ट भी उन्होंने, हमारे MP है अरूल्ला साहब जी, उन्होंने, मैं उनको मिलूं और उनको बताऊं कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई इसमें इस तरह से है कि जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन जो है वो ज़्यादा है, और सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन का ज़्यादा बेनिफिट जो है
ज़्यादा बेनिफिट जो है वो जम्मू प्रोविंस में मिल रहा है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 10%, जी, वो कौन लोग हैं? जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीए की, तो आरबीए में ज़्यादा लोग कौन हैं? जनरल कैटेगरी के हैं। अगर हम बात करते हैं ST2 की, जिसमें उन्होंने एथनिक ग्रुप जो हैं 4 इंक्लूड किए हैं, जिसमें गदा ब्राह्मण है, कोली है, तेली है और पहाड़ी है, कुछ इस तरह करके है। वो लोग कौन है? 47% उसमें डोगराज हैं जी। तो वो लोग कौन है? वो जनरल कैटेगरी के हैं। तो ये जो बात है ये उनको बताने की ज़रूरत है, जो कश्मीर के बारे जो साथी है, दोस्त है, कि इस तरह से है। हाँ, अगर काम करनी है तो उसमें जो है वो इस तरह से हो सकता है कि जहाँ इनको लगता है कि सब जो रिजर्वेशन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ठीक हुआ है, रिजर्वेशन है, जैसे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप उनको आरबीए में रिजर्वेशन दे रहे हो, जब आप उनको आप ST2 में रिजर्वेशन दे रहे हो, जब आप ALC में रिजर्वेशन दे रहे हो, तो 10% का कोई बात बनती नहीं, जो कि 7 दिन में अंदर अंदर होगा, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसी तरह अब ये है कि अब सवाल ये है कि जो कश्मीर में जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको किस तरीके के साथ जो है रिजर्वेशन दी जा सकती है, इस रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। आप ही की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और इसी सरकार में बड़े आराम से सर्वे करवाया जा सकता है किसकी कितनी संख्या है, कौन लोग कहाँ पे कितने हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग, रहुल्ला साहब की आपने बात की, MP हैं, वही प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी ही सरकार में और CM साहब के घर का घेराव कर रहे हैं। बाद में बीरी साहब बिल की बात करते हैं। तो ये सरकार अपने ही लोगों को नहीं समझा पा रही, तो फिर बाकी लोगों को क्या? ऐसा है, ये जो काम है समझाने का जो काम है, ये तो कोई जैसे मैंने कहा कि ये जो, क्योंकि उसमें ये था कि SC की रिजर्वेशन करेंगे कम करेंगे, ST की रिजर्वेशन की कम करेंगे, तो पहले तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ को देखें और हमारी जो लीडरशिप है या गवर्नमेंट है या हमारे उमर साहब है, माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है जी, और उनके नोट्स में लाइज है कि साहब ये मसला इस तरह से है। और जहाँ तक SC और ST और OBC की रिजर्वेशन का सवाल है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी, उसको तो अपना जी नहीं कर सकते हैं जी, वो कर भी नहीं सकते, ये असम्बली कर भी नहीं सकते यूटी में इस पर जी, ठीक है। तो जहाँ रही बात आपकी कि सब अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे या रिजर्वेशन का क्या इशू है, इसको आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है जिसमें 3 मिनिस्टर्स हैं, जिसके चेयरपर्सन मैडम स्कीना इतू है, और उनको तीनों मिनिस्टरों को इसी काम पे लगाया गया है कि सब ये जो रिजेंटमेंट हो रही है एक लोगों में कि सब उसको ज़्यादा रिजर्वेशन है, इसको कम रिजर्वेशन है, इसको रिव्यू करें, देखें ज़्यादा, तो अपनी रिकमेंडेशन दें कि कहाँ क्या किया जा सकता है जी, कैसे कहाँ किया जा सकता है, ताकि सब वर्ग को जो है वो उसका हिस्सा मिले। किसी को किसी भी वर्ग को रिजर्वेट नहीं होनी चाहिए जहाँ तक रिजर्वेशन इशू है जी। आपकी बात हुई उमर साहब से इस मुद्दे को लेकर? हाँ, मैं इस मुद्दे पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डेलीगेशन है 20-25 लोग आए थे अलग अलग जगहों से, डिफरेंट, कोई रजौरी से था, कोई कठुआ था, कोई उधमपुर से उधर आए थे। फिर हमने कहा कि CM साहब को मिला जाए। मैंने बात की, वो जो कैडेट एडवाइज़र है नासिर सोगामी साहब, तो उन्होंने कहा CM साहब कहीं थोड़ा बिजी है तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं CM साहब को आपकी बात पहुँचा दूँगा, क्या इशू है। तो फिर हम हमारा जो डेपुटेशन हम CM उसको मिले, हम जी सोगामी साहब को मिले, और जब सोगामी साहब से ये बात की हमने प्राइवेट बिल के रेफरेंस से कि सब ये क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा नहीं प्राइवेट बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल है वो, तो उसमें अभी कोई फैसला थोड़ी हुआ, उसको एक्सेप्ट थोड़ी कर लिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने, मैं बात पूरी करूँगा, उन्होंने कहा कि अभी इस पर घबराने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक उस प्राइवेट बिल का सवाल है मेरा ये एश्योरेंस है, तो किसी की कोई रिजर्वेशन कम नहीं होगी। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो मेरे लोगों का इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। हमने ये भी कहा उनको, क्योंकि ये जो पहले रिजर्वेशन जो 8% आई, हमें कहीं मिली थी बहुत पहले, 24 साल पहले, 20-25 साल पहले। अब तो हमारी पॉपुलेशन 12 लाख के करीब हो गई है, और OBC की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ST की पॉपुलेशन बढ़ी है, ये तो बढ़नी चाहिए, इसका काम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो उन्होंने कहा इसलिए हमने कमेटी बनाई हुई, कमेटी देखेगी, रिव्यू करेगी। और मैं बताऊं कि अपने फिर जो है जो चेयरपर्सन है, हमने ये भी ज़रूरी समझा कि इस मिनिस्टरों को भी मिला जाए जो कि कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर हैं, तो मैडम स्कीना इतू को मिले, उनको भी अपने सारा ये बताई बात, उनको समझाया। उन्होंने भी कहा कि नहीं आप देख रहे हैं इसलिए कमेटी बनी है। मैंने यहाँ तक कहा उनको कि मैंने जब ये आप शुरू करते हैं प्रोसेस कैबिनेट साहब कमेटी का रिजर्वेशन पे, तो आप एक बार द्वारा जितने स्टेक होल्डर्स हैं आप सबसे मिलिए, ताकि आपको थोड़ा सा परसेप्शन क्लियर हो जाएगा और एक ठीक रिपोर्ट बनाने में जो आपको आसानी हो जाएगी जी। मैं जावेद राणा साहब से भी मिले हम, जो कि दूसरा मेंबर है इस कमेटी का, उनको भी बताया कि उसको फिर मिलने जा रहे हैं हम, वो जल्दी उनसे बात नहीं हो पाई।
हमारा ये डेपुटेशन जो है 25-30-40 लोग अब दोहरा जाएंगे, फिर से मिलेंगे। कोशिश यही है कि हमारी जो रिजर्वेशन है कम होने का तो सवाल हो ही नहीं सकता जी, ज़्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, कैसे कम कर सकते हैं आप। जी। इसको इसी प्रोग्राम में कुछ सवाल और जुड़ रहे हैं, वो ये है कि बहुजन समाज के लोग जो कश्मीर में नौकरियां कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से वहाँ पर हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन की प्रॉब्लम है, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। ये मुद्दे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, क्या आप इन मुद्दों पर बात रख रहे हैं, बात हो पा रही है सरकार से आपकी? देखिए, पहले ऐसा है कि पहले जो लोग सफरर हैं, जो विक्टिम है इस चीज़ के, वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अगर उनको जो मालूम है, जानते हैं वो, मैंने 3 साल रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है और सोशल मीडिया पे भी हम काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हम लोगों को मालूम है, जैसे आप भी को मालूम है कि अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। अगर मैं वहाँ हूँ तो किस लिए हूँ? मैं कोई अपने झंडे के लिए थोड़ी हूँ, हम समाज के लिए वहाँ गए हैं कि समाज की बात करनी है। और मुझे मालूम था कि इनकी गवर्नमेंट बनने वाली है, तो गवर्नमेंट बनेगी तो हम अपने समाज की बात करेंगे। जैसे हमारे पेंडिंग मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन का बहुत बड़ा इशू है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बैकलॉग वैकेंसीज का मुद्दा है, इसमें वो करने का है। रिजर्वेशन बढ़ाने का मुद्दा है, ना कि कम करने का, वो उनका मुद्दा है। प्लस रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है। हमारा तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है उस ढंग से जो किसी की कैपेसिटी में आपसे बात कर सके। जी, तो ये सारे मुद्दे हमारे जहन में हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अकेला ही बात करते रहूँ सीएम साहब से या कहीं किसी एडवाइजर साहब से, किसी मंत्री से, वो कहेंगे यार इसको ज़्यादा तकलीफ लगती है, जिनको तकलीफ है वो तो इसके साथ आ नहीं रहे हैं। तो आप चले जाइए उन लोगों के पास, आप मिल लीजिए उन लोगों से। नहीं, मैं मिला हूँ, मिलने के बाद ही ये डेलीगेशन हम इकट्ठा कर सके 27-28 साथियों का। जी, और होना यही चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है उसको आना चाहिए ना। अब मैं किसको कहाँ कहाँ ढूंढूंगा? अब मसलन मुलाजिम की बात की आपने, जो सेनर अपॉइंटमेंट जिनकी हुई है, वैकेंसीज नहीं उन्होंने अप्लाई किया, उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब उनका ये इशू है कि साहब तो परमानेंट सारी उम्र में कश्मीर रहना पड़ेगा, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत हम जो है वहाँ से हमें कहीं जम्मू शम्मू इधर लाया जाए, जम्मू प्रोविंस में लाया जाए। इस मुद्दे पर बात की जा सकती है। पहले मैं इस बात मुद्दे को समझूंगा ना, पहले मुझे कोई आए समझाए कि साहब मुद्दा क्या है, मैं समझूंगा तो आगे समझा पाऊंगा, गवर्नमेंट में बात कर पाऊंगा। कि अच्छा ये रहेगा कि उनका मुद्दा है, उनकी प्रॉब्लम है, मैं उनके साथ चलूँगा। किससे मिलना है? एजुकेशन मंत्री से मिलना है, स्कीना तू के पास ये मैडम के पास डिपार्टमेंट है, उनसे मिलना है, ऑनरेबल मिनिस्टर है, मैं चलूँगा आपके साथ। इतना बेनिफिट है, बीइंग एन एनएनसी में जा सकता हूँ, टाइम ले सकता हूँ, आपको डेप्यूटेशन मिला सकता हूँ। और आप डायरेक्ट बात करें, हो सकता है मैंने सुन के आगे बता नहीं है, कहीं बात को मिस हो जाए, कोई गलत प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाए। आप 1 to 1 बात करेंगे तो पूरा फैक्ट्स पर बात कह कर रख पाएंगे आप, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो एक आदमी मुझे फ़ोन कर देगा कोई जना हमारा ये मुद्दा है, या 2 आदमी कर देंगे, दैट्स नॉट सफिशिएंट। वो तरीका नहीं है काम करने का। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो आए, साथ आए, मैं साथ चलूँगा, हम टाइम ले लेंगे, हम बात करेंगे लीडरशिप के साथ। और लीडरशिप वेरी पॉजिटिव है, वो ऐसा नहीं है, देर वेरी पॉजिटिव देर। और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो डेफिनेटली जो है उसको एड्रेस करेगी हमारी गवर्नमेंट। जी, इसी में एक सवाल ये जुड़ता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ते और शायद आप जीत भी जाते तो आप अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकते थे। अब 7 सीटें थी जो आरक्षित थी, उन सीटों को कांग्रेस को दे दिया गया। उस पर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी नेता जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाया। 2 जनरल सीटों पे या 3 पे जम्मू में जो इलेक्शन हुई, वो जनरल सीटों से उन लोगों को दी गई लड़ने के लिए जो बाद में हार गए। तो बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर जो उस पार्टी में थे, जिसमें आप भी हैं, उन पर विश्वास पार्टी ने क्यों नहीं जताया, उनको मौका क्यों नहीं दिया इलेक्शन लड़ने का? इसका कारण आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इसका बेटर तो जो ठीक जवाब है वो तो हमारी पार्टी लीडरशिप दे सकती है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि क्योंकि इनका कांग्रेस के साथ अलाइंस था और वह सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लास्ट मोमेंट तक जो है डिस्प्यूट रहा है। उनकी डिमांड थी कि साहब हमें 40 सीटें दे दीजिए या 30 दे दीजिए, तो वो करे इतने तब तो दे नहीं सकते। वो काफ़ी देर चलता रहा। एक ये स्टेज भी आगे थी कि ये अलाइंस टूट सकता था। फिर ये फाइनल स्टेज पे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है सब, वहाँ को जो है प्रतिशत 23 के 27 सीटों पे कुछ इस तरह का अग्रीमेंट हुई थी, हम इतनी सीटें आपको दे देंगे और उसमें मैक्सिमम सीटें जो है जम्मू से दे देंगे आपको। जी, अब जम्मू में सीटों पे जो है हमारे को जनरल के जो है कोई सीट के ऊपर हमें पार्टी में कोई ऐसा आदमी लगा नहीं कि जो सीट निकाल सकता है, 1-2 आदमी को छोड़ के।
तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है यार, और रिजर्वेशन सीट्स भी हमारी जो है उस पर ठीक है, हम लोग बैठे हुए थे और हमने काम भी किया था 3 साल पहले, पैसा मनी सब टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों में एक भरोसा बना था, पार्टी को अपने जिंदा रखा रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी पे, ऐसी बात नहीं थी, लोग समझ रहे थे बात को, लोगों का काम किया हमने 3 साल हमने पर्सनल कैपेसिटी पे, गवर्नमेंट नहीं थी, मैंने पर्सनल कैपेसिटी में जो है, जो भी मैं खुद रहा हूँ 30 साल ब्यूरोक्रेसी में, और कुछ अफसर जितने लोग थे को लिहाज करते थे, बात सुनते थे, बात करते, काम कहते थे, कर भी देते थे वो, तो अपने दम के ऊपर मैंने जो है वो काफ़ी लोगों के काम करवाया, लोगों का विश्वास जीता और बड़े पॉजिटिव नोट था। पार्टी ने विश्वास क्यों नहीं? मगर पार्टी पर भी है कि अलायंस की वजह से पार्टी थोड़ा सा उसमें फंस गई। तो अलायंस था तो अजय सड़ोत्रा साहब को टिकट कैसे दे दी गई? पटगोत्रा 4 दिन पहले पार्टी में आते हैं, उन्हें टिकट दे दी जाती है, तो वो क्या जीत गए? नहीं जीते नहीं, वो जो आपके सामने कौन हारा है कौन जीता है, लेकिन ये है कि उन्होंने मैंडेट कुछ ऐसे जनरल सीट सी, कुछ उनको लगा कि अगर वहाँ पे अगर इस कास्ट का बंदा है वहाँ तो शिलू कास्ट जीतेगा नहीं जनरल सीट के ऊपर, जिन द सेंस कि अगर कोई जैसे बीजेपी का शाबलाल शर्मा साहब खड़े हुए हैं तो उसका अगेंस्ट तो उन्होंने कहा कि चलो किसी शहर में कोई खड़ा किया जाए। तो इसी तरह बड़ी ब्राह्मणा में ये था, विजयपुर में गंगा साहब थे जी, पहले एमएलए रह चुका है, उनका ये पार्टी के मानना था कि शायद पता नहीं वोट ज़्यादा है, इनका वोट वाइड हो जाएगा, कुछ हमारा मुसलमान वोट है, शेड्यूल कास्ट वोट करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो बाकी जो है कि वो होना तो यही चाहिए था कि हमारी 7 सीटें थी और हम लोग कांग्रेस बीजेपी छोड़ के आए थे, और हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो है इसलिए जुड़े थे कि हमें पूरा पार्टी लीडरशिप पे, इस पार्टी पे भरोसा था, और शेख साहब जो शेर कश्मीर थे उन्होंने बिग लैंड एबोलिशन एक्ट को ख़त्म करके हमारे लोगों को ज़मीन दी थी, और हमारा ये मानना था कि हम लोग जो लोग हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बीइंग ए मुस्लिम पार्टी हम सेफ़ है, हमारे सेफ में, हमारे इंटरेस्ट सेफ है, और ये पार्टी के होंगे, इसमें ज़ात पात या फ़र्क नहीं करती है। लेकिन उसी पार्टी के नेता बिल लेकर के आ जाते हैं, आरक्षण का विरोध करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो सेफ्टी कहाँ रही? नहीं बिल लाया है, ठीक है, देखते हैं बिल का क्या हुआ, अभी को लास्ट थोड़ी बन गया वो, बिल का क्या, बिल लाया है, अगर वो हो सकता है जो कश्मीर का जो सीन बना है, जो इस तरह से अगर कि सीएम साहब के रीजंस पे प्रोटेस्ट होता है तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि साहब वो भी तो अकाउंटेबल है, उनको पूछेंगे भाई बताइए आपने क्या किया है जी। तो कम से कम ये है गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड कि उन्होंने एक तक कमेटी बना दी। अब बिल का सेंस नहीं बनता ना, 2 चीज़ें नहीं साथ चल सकती जी। एक तरफ आप बिल लाएंगे या बिल को पास करेंगे, दूसरी तरफ हमने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई है, तो या तो कमेटी की रिपोर्ट पे चली या बिल के हिसाब से चली। तो अब होगा यही है कि जो सब कैबिनेट कमेटी है उसको ऑलरेडी जॉब पे लगाया हुआ है, तो आप रिव्यू देखे पे कहा जाती हुई है, वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद गवर्नमेंट जो है कोई डिसीजन ले पाएगी। मुझे लगता है वही होगा और वही होना चाहिए। मैनिफेस्टो में ये लिखा गया था कि 1 लाख नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी, और ये भी लिखा गया था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, और ये भी लिखा था कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी। इन तीनों में से अभी तक कुछ हो पाया है क्या? इसमें जो है पहला तो ये है कि फ्री राशन का, वो तो इन्होंने जो डब्ल्यू भाई क्या किया है वो उसको उसके तहत जो कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको दे दिया, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि डिज़र्विंग को डिज़र्व करता है 200 जो है और बिजली डिज़र्व करता है, वो तो यही लोग हैं बीपीएल जो और ईपीएल लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए सर पे छत नहीं है, 1 या 2 बल्ब से लोग जी रहे हैं, तो डिज़र्व तो पहले वो करते हैं, वो कैटेगरी डिज़र्व करती है, ताकि मेरे जैसा आदमी डिज़र्व करेगा जी 200 माफ़ कर दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे तो 200 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क तो उन लोगों को पड़ेगा जिनकी कैपेसिटी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो 5 किलो राशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, जो मिलता है उनको डिपेंड करते नहीं भी करते होंगे, मतलब ये है कि चलो दिया जा रहा है। ये हालत है कि 5 किलो राशन गवर्नमेंट दे रही है, तो लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जिंदा है 5 किलो राशन के ऊपर, या जो भी इनको थोड़ा बहुत मिलता है। तो मुझे लगता है इस तरह की कैटेगरी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा डिजर्व करते हैं, और उनको दे दिया है। चलो कि आप पीस पेमेंट में करेंगे ना, वन को तो नहीं हो सकता। दूसरा इशू में दिक्कत ये आ रही थी कि सब ज़्यादा रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन है, वहाँ हर जगह मीटर नहीं लग पा रहे, और मीटर नहीं लग पा रहे तो आपको कैसे पता लगेगा इन्होंने 100 किया, 150 किया, 200 किया, कितना कंज्यूम किया है। वन दैट क्लैरिटी कम्स कि ठीक है साहब इतना हो गया, ठीक 200 तक आपने कोई पैसा नहीं लेना इनसे, तो उस पर हो गया। बाकी इन्होंने जो है वो सिलेंडर्स का आपके उस पर ही काम हो रहा है, सीएम साहब ने कहा उस पर ही काम हो रहा है, कोई इशू नहीं है। और क्या कहा आपने, पंडितों का जो इशू है कश्मीरी पंडितों की वापसी की, हाँ कश्मीरी वापसी के ऊपर जो है ये एक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो है इनके इंटेंशन के क्वार्टर बना के सदन में कहीं रख देंगे, लेकिन पार्टी के बीच में ये आवाज़ उठ रही है या पार्टी ये चाहती है अगर रिहेबिलिटेट करना है, जो भी आना चाहते हैं हम लोग उनको वहाँ करिए जहाँ वो रहते हैं। हमने घर में जाए तभी रिहेबिलिटेशन का फायदा है ना। आप जम्मू से उठा के कश्मीर में किसी बड़गाम में किसी एरिया में बैठा दिया तो वो तो एज गुड एज जम्मू,
उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया, बाहर जाना नहीं रहता है, इस तरह से है। तो मुझे लगता है अभी इस तरह के हालात नहीं हुए। आप भी देखिए अभी मिलिटेंसी कहते खत्म हो गई, 2 हुर्रियत ग्रुप करने से मिलिटेंसी खत्म हो गई क्या? लेकिन अभी कठुआ में कल एक्सीडेंट हो गया, अभी जो कठुआ में हीरानगर में चल रहा है, ये चल रहा है। ये चीज़ें चुनौती हैं एक बड़ी आपकी सरकार की। चुनौती इसलिए भी है, चुनौती हमारे लिए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जब तक वो हालात साकार नहीं करेंगे, कहते हैं जी ठीक हो गए तो फिर कहो हमको गवर्नमेंट को वे ले जाओ कश्मीर पर बचा दो जाके उनको। अगर हो कहाँ गए, या जम्मू प्रोविंस में जहाँ सारी मिलिटेंसी हुई, यहाँ मिलिटेंसी नहीं हुई प्रोविंस में, अब यहाँ कठुआ में इंसिडेंट हो रहा है, या कभी रजौरी में हो रहा है, कभी बिलावर में हो रहा है, कभी कठुआ, कभी हीरानगर में हो रहा है, कभी कभी कहाँ पर उधर पीर गली हो रहा है, कहीं बीजी हो रहा है। तो ये क्या है, ये हालात ठीक नहीं है पूरी तरह से। और कश्मीरी पंडितों को ले जाने का मतलब ये थोड़ी है उनको मरवाना है। जब तक आप पूरा 100% सिक्योरिटी उनकी इंश्योर नहीं करते हो, वो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं हमारे पास, हम कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे उनकी? मेरा मानना है, पार्टी का पता नहीं क्या सोच है, किस लाइन पे वो काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि एज ए पुलिस अफसर आई अंडरस्टैंड, अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो उनको लेके जाके क्या करना है? ठीक है, कैसे ले जा सकते हो आप? तो ये डेली विजिट जो हैं, इनका एक लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला, लेकिन अभी भी जो बात हुई है वो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं और पूर्ण तौर पर धरना ख़त्म नहीं हुआ है। अगर जो पेंडिंग पैसा उनका पड़ा हुआ है 400-450 करोड़ रुपया, वो कह रहे हैं उनका पेंडिंग है, अगर सरकार वो देती है तो ठीक, नहीं तो दोबारा से धरना शुरू होगा। देखिए पहले चलो डेली वेजेस का जो मुद्दा, ये आज का मुद्दा नहीं है, ठीक है। यहाँ 10 साल सरकार रही है बीजेपी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल रहा है, प्रेसिडेंट रूल रहा है, तो और बीजेपी के फर्स्ट टाइम पहले भी आपने 26-23 एमएलए जिताए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं मसला हल हुआ? ठीक है, तो अब भी मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया तो हमारी सरकार नहीं करेगी। हमारा ये मानना है कि अब इतना पुराना मसला है, इसको सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमेटी बना के दे दी है जी, क्योंकि हम मानते हैं और मैनिफेस्टो में भी है कि इनका जो डिमांड है, इनका इशू है, बहुत जेन्युइन है। ये गरीब लोग हैं और बैकबोन है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले लें, पीएचई ले लें आप, पीडीडी ले लें आप, कोई दूसरे बैक फॉरेस्ट ले लें, जंगलात ले लें, कहीं और बैक हॉर्टिकल्चर ले लें, ये बैकबोन है, इनके बगैर तो चल ही नहीं सकता सिस्टम। तो अब ये है कि जब एक तरफ से ये बैकबोन है, दूसरी तरफ से इनको मिलता कुछ नहीं है, बड़े नॉमिनल से बेचीज बनते हैं, उसका तो बच्चों की फीस नहीं होती, घर का राशन कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, तो इस सब बातों से जो है हम अगवा हैं, हमें पता है, और अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ हो जाए। अब डिफिकल्टी ये आती है कि इसमें जो फाइनेंस एंगल, तो वी कैन नॉट रूल आउट कि इसमें सब पैसे का कोई इशू नहीं है, फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। अगर 400 करोड़, तो अब सीधा आप यही कह दिए कि जो उनके 400 करोड़ पर कितने सालों के जो वेजेस उनके पेंडिंग है, नहीं दे पाई बीजेपी के एमएलए, 28 नहीं दे पाए। अभी भी इनको पकड़ना चाहिए। आपने इनके 28 एमएलए जताए हैं कि भाई अभी भी आपकी सरकार चल रही है दिल्ली में, वो बैठे हुए हैं, तो ये आप करिए बात, चलिए हमारी सरकार के साथ चलिए, तो चलिए दिल्ली में बोले जाके कंसर्न मंत्री को भाई पैसे रिलीज़ करो सारे, ताकि इनको हम 400 करोड़ वो भी दे दें और इनको रेगुलराइज भी करते हैं। हम जेन्युइन इश्यूज़ है इनका, क्यों नहीं करते? वो तो बात नहीं करेंगे, वो ये करेंगे जी गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर रही। 4 महीने में गवर्नमेंट नहीं कर रही, आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, वो जायज़ है, वो नहीं हो सकता। इस इशू पे वो है कि गवर्नमेंट कंसर्न है, और कंसर्न होने के तभी अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टेटमेंट भी दिया है कि साहब हमने कमेटी बनाई है, उसमें चीफ सेक्रेटरी और बाकी उसमें सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी लॉ है, और शायद कमिश्नर सेक्रेटरी किसी एक और को रखा है उन्होंने, फाइनेंस का होगा, तीनों को मिला के वो देर एग्जामिन इनके साथ कितने लोग हैं, कि किस तरीके से हम इनको रेगुलाइज कर सकते हैं, फेस बैनर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिस इज़ वन इशू। सेकेंड इशू आ जाता है इनके वेजेस का, कि साहब आपने तो तनख्वाह नहीं दी इनको इतनी देर के लिए वेजेस का। वो दूसरा इशू है कि उसमें जो है हमारे जो पीएचई का मिनिस्टर है, कोई डेपुटेशन मिला था, मैंने भी एक पीएचई लोगों का डेपुटेशन मिलाया था उसको, और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम एग्जामिन करेंगे, गवर्नमेंट को कहेंगे साहब इनका वेजेस तो दे दीजिए, फेस मैनर दे दीजिए, थोड़े थोड़े करके दे दीजिए, पर 2 किस्तों में दे दीजिए, पर दे दीजिए। यस, गिवन एश्योरेंस, दैट्स वेरी पॉजिटिव थिंग, गुड थिंग, दैट शोज़ कि गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर है। फिर रेगुलराइजेशन का इशू वो एग्जामिन किया जा रहा है, उस पर कुछ लोग रिटायर जो होते जा रहे हैं, वो कह रहे थे जी इनको भी पहले आप करो रेगुलराइज तक, ताकि इनको एक बाद इनको बेनिफिट मिल जाए या कुछ एरियाज पर मिल जाए। तो डेली इश्यूज़ के ऊपर मुझे लगता है इनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, और 4 महीने के टाइम में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारा मसला हल कर दो, जो 20 साल से 30 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं रेगुलाइज नहीं किया, तो हो जाएगा। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। और तरीका ही बेस्ट कोर्स है कि उन्होंने स्ट्राइक जो अपने विड्रॉ कॉल ऑफ कर ली है 72 आवर्स के लिए, और मंत्री से मिले, एक एश्योरेंस मिला है, और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट का वेट तो करें, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
दे हैव टू वेट फॉर द कमिटी। 6 महीने का टाइम दिया, वो 2 महीने में भी दे सकती है, 3 महीने में भी दे सकती है जी। तो जब सवाल होता है कि कितना प्रोसेस, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो कितनी जल्दी वो कर सकते हैं। आखिरी सवाल है, 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, अब वो नौकरियां कब मिलेंगी? 5 साल जब गुजर जाएंगे, जब तक सरकार का दोबारा से इलेक्शन का टाइम आएगा तब ये चर्चा होगी। चर्चा क्यों नहीं हो रही? अब क्यों नहीं कहा जा रहा है कि नौकरियां दे देंगे या नौकरियां मिल जाएंगी? इलेक्शन में तो कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे। देखिए, अभी बड़ी सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो हिंड्रेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो है कि अभी स्टेट रोड नहीं है हमारे पास। बहुत से इंडिपेंडेंट डिसीजन हमने स्टेट ही ले सकती है। हर चीज़ के लिए जो है आपको जो डिसीजन है ना, आपको गवर्नर साहब से लिखना है, लो अप्रूवल लेना है आपके पास जो है। तो इस तरह से सरकार तो नहीं चलती ना जी। पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले ब्यूरोक्रेसी जो है, गवर्नमेंट तो चलती ही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। जो चाहे वो पुलिस है, चाहे वो दूसरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है। तो सरकार कैसे काम लेगी उनसे जी? उनसे काम लेने के बहुत ज़रूरी है। मैं खुद रहा हूँ कि उसको अफसर को जब पता होगा कि साहब मेरे जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है, मेरी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो गवर्नमेंट के पास, रजिस्टर इज एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, उसके पास जानी है। मेरी ट्रांसफ़र इश्यूज़ का जितने भी इशू है वो उसके पास जाना है। अगर मैं कोई हैंकी पैंकी करता हूँ तो उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नमेंट के पास होता है। मेरे खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जब उसको डर ही नहीं है इन चीज़ों का, तो वाई शुड यू बी द गवर्नमेंट के क्यों क्या करेगा? तो इसलिए यही है हमारा सबसे पहला एजेंडा, यही था। और पहले असेंबली में, जो लास्ट असेंबली में यही किया था, सब हमारे राइट्स वापस करो, वरना स्टेटहुड वापस करो। आप स्टेटहुड बनता भी नहीं सेक्टर के पास, किसने रखना स्टेटहुड उन्होंने? जब देश का अगर एराग्राफ पार्टी प्रेसिडेंट इनका या कोई और कोई बात करता है इस तरह की बात, तो समझ में आ जाती थी, चलो जी इलेक्शन जुमला शोला तो कर गया होगा। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह देता है, और बड़ी रिसेंटली जब टनल का इनॉग्रेशन करने आए वो सोनामारी में, उन्होंने वहाँ कहा कि हम स्टेट्स को जल्दी वापस कर रहे हैं। देश का होम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में कहता है फ्लोर के ऊपर कि सब मैं स्टेट वापस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का राइट्स वापस कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है इनको? और ये हालात सागर पहले कहते जी हालात ठीक नहीं, हालात ठीक होंगे हम कर देंगे। यार हालात आपने असेंबली इलेक्शन करवा दिए, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, ठीक ठाक हो गए, इंसिडेंट फ्री हो गए, कोई मिलिटेंसी रेट लगा के नहीं हुआ। और कौन से हालात अच्छे चाहिए आपको जी? क्यों नहीं करते आप? कर दीजिए हाल किसके। आज भी करना तो है आपने, आज नहीं करना है कल कर रहे हैं। स्टेटहुड तो आपको देना ही देना है। दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे इन्होंने एफिडेविट फाइल किया हुआ है जी कि आप जल्दी जो हालात सागर होंगे, ठीक होंगे, तो हम ये स्टेटहुड वापस कर देंगे जी। तो इसमें क्या है कि अलायंस वाली तो कोई बात ही नहीं है। अलायंस करता तो हम इलेक्शन में करते, कांग्रेस साथ क्यों करते हैं? हम बीजेपी से अलायंस करते हैं, हम जी अलायंस करते हैं। भाई ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पर्सनल एजेंडा होता है हमारा। कोई अलायंस नहीं किया हमने, ज़बरदस्त हुआ। ये भी कहा गया कि साहब पता नहीं बड़ा ज़बरदस्त शो शॉट है जी, कांग्रेस एनजी का अलायंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा देख लो, उन्होंने कांग्रेस के अलायंस कर दिया। आप बैठ जाओ तो चुप करके लोग बैठ जाएंगे, नहीं यार ये तो बीजेपी वाले ऐसी, ये तो कांग्रेस ही हो गया अलायंस इनका, ये तो सीटें बांट के लड़ रहे हैं इलेक्शन। ठीक है, तो अब बाकी रही बात ये स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स, ये बड़ा ज़रूरी है कि अच्छे रिलेशन हो, क्वार्टर रिलेशंस हो। आप किसी से भी चीज़ को लड़के ले सकते हैं क्या? गाली दे के किसी से चीज़ ले सकते हैं? उसके लिए अच्छा है कि आप यू रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट ले लो, क्वार्टर रिलेशन होने चाहिए। दैट इज़ नॉट फॉर पर्सनल एजेंडा, वो लोगों के लिए है, वोटर्स के लिए, जिन्होंने वोट डाला, जिनको लोगों को फेथ है कि गवर्नमेंट आएगी, हमारा ये मसला होगा, वो होगा। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये है कि दोनों साइड्स की तरफ से इंटेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। और एक ही तरफ से प्यार होगा, दूसरी तरफ से नहीं होगा, तो वो प्यार निभेगा नहीं ना जी। ठीक है ना? हमारी सरकार तो प्यार करना चाहती है, हम तो अब ट्रस्ट कर रहे हैं, हम तो अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, पार्टी टू पार्टी नहीं है वो, एनसी बीजेपी नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा रिलेशन करना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स, ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, पैसा जो लेना हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना, चाहे डेली वेजेस को देना, उनके वेजेस देने हैं, चाहे नौकरी लगानी है, कल पैसे होंगे हमारे पास उनको नौकरी देने के लिए, पेंशन देनी है, 10 चीज़ें हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इस तरह का सेटअप और फेडरल सिस्टम इस तरह का भी है कि बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमारा वो सारा बजटरी फंड्स भी सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं जी, है ना जी। टैक्स कलेक्शन की वजह हर स्टेट्स को मिलता है ना, तो इसलिए वी आर डिपेंडेड ऑन सेक्टर। सेंटर से अच्छे रिलेशन होना डजंट मीन कि हम कांग्रेस को भी झुक गए हैं किसी पार्टी के साथ, किसी के गवर्नमेंट का, तो ऐसा नहीं है। रिलेशन अच्छे होना इज अ गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग है, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू वेरी समय दिया। और आज
इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो लोग सोच रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है।